और थोड़ी सी बात ग्रीन पाकिस्तान की, और ग्रीन पाकिस्तान में भी जो चोलिस्तान का हिस्सा है और जो 6 मुबैना नहरों की तामीर का मसला है, उसकी तपिश अब ऐवान सदर तक पहुंचती हुई महसूस हो रही है। और उसका इजहार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आसिफ अली जरदारी के सालाना खिताब से बखूबी मिलता है। और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि भाई अगर इतना बड़ा मंसूबा जिससे कि चारों सूबों की किस्मत वाबस्ता हो, वो सलाह मशवरे के बाद होना चाहिए, वरना फिर फेडरेशन कमज़ोर होती है। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे प्रोग्राम में पहले भी आते रहे हैं। ये वाहिद क्वालिफाइड हाइड्रोलॉजिस्ट इस एतबार से हैं कि इन्होंने इस सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है, गालिबन पाकिस्तान में ये पहले पाकिस्तानी हैं। ये मुल्की और बैनुल-अक़वामी जो मंसूबे होते हैं आबपाशी के, उनसे भी मुंसलिक हैं और मुंसलिक मुस्तक़बिल में भी रहेंगे। आज उन्हें हमने ज़हमत दी है। ज़हमत इसलिए दी है कि 2 दिन पहले इनका अखबार डॉन में एक मज़मून छपा था कि नहर का मुतबादिल क्या है। तो वो मज़मून हमने पढ़ा और फ़ैसला किया कि डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि ये जो नहर है जिसने कि पूरे सूबा सिंध में एक तरह की बेचैनी पैदा की हुई है और इस्लामाबाद तक अब इसकी हीट जा रही है, क्या इसका कोई मुतबादिल है? तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने क्या है, आपने अपने मजमून में लिखा है कि ये जो टारगेट है चोलिस्तान को क्यों सैराब करना चाह रहे हैं? वो इसलिए सैराब करना चाह रहे हैं कि कॉरपोरेट फार्मिंग का मंसूबा है, लेकिन कॉरपोरेट फार्मिंग को 24/7 एक रिलायबल आबपाशी निज़ाम जिसमें कि मयारी पानी हो और मुसलसल एक मकदार में चाहिए, और ये सिस्टम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो लागत है पानी की, वो जो आपकी असल आमदनी का तखमीना है उससे भी कहीं बढ़ जाए और आपके अहदाफ पूरे ना हों। तो आप ये बताइए कि ये जो नहरें लाने का मनसूबा है, सतलुज से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, उसका कोई ऐसा मुतबादिल भी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? जी थैंक यू वसत प्रोग्राम में इनवाइट का, और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और इसका जवाब जो है वो बिल्कुल जो है वो हाँ में है कि जी बिल्कुल इस तरह का हमारे पास रिसोर्स भी मौजूद है और इस तरह की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो कि हम इकोनॉमिकली बहुत कैनाल्स के मुकाबले में बहुत कम वक्त में और कम पैसे में हम वो टेक्नोलॉजी अगर अप्लाई करें तो हम बहुत आराम से एक इस तरह का सिस्टम लेके आ सकते हैं चोलिस्तान में, जिससे हमें नहरें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और कॉरपोरेट फार्मिंग को भी 24/7 पानी मिल सकता है। और वो क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉरपोरेट फार्मिंग में, वो पानी की क्वालिटी है और पानी की मुसलसल दस्तयाबी है। और उस दस्तयाबी में ज़ाहिर है फार्म के ऊपर उतार चढ़ाव भी आता है, कभी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कभी कम होती है। तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इन तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा पानी का रिसोर्स होना चाहिए जिसमें काफ़ी पानी हो अच्छी क्वालिटी का, और आप उसको एक ऐसे सिस्टम से प्रोवाइड करें जिस सिस्टम में उतार चढ़ाव मुमकिन हो। अब ऐसा सिस्टम जो है वो कैनाल आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि कैनाल में जब आप एक दफ़ा पानी डाल देते हैं तो उसने अपनी जिस मिकदार का पानी है उसने मुसलसल उस मिकदार पे चलना है, और आप उसको कहीं पे वो टूटी लगा के बंद कर सकते नहीं है, किसी जगह पे खोल नहीं सकते। जब आपने चला दिया तो बस फिर वो चल पड़ा, और वाराबंदी के हिसाब से हर किसी को अपना अपना पानी मिलेगा। लेकिन अगर यही सिस्टम पाइप्स में आ रहा हो, प्रेशराइज सिस्टम हो, तो आप प्रेशर को रिड्यूस करके या ज़्यादा करके पानी की मिकदार को घटाव और बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने इस सिस्टम को फार्मर को दिया हुआ है तो फार्मर भी अपनी मर्जी से अपना जो है वो वाल्व खोल के जिस वक्त चाहे पानी ले सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो ठीक है कि पानी पाइप के जरिए आने की बजाय, तो और जाहिर है कि चोलिस्तान जैसे डेजर्ट में आधा पानी तो वैसे ही उड़ जाएगा टेल तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन ये बताइए कि एक ऐसी सूरत में जबकि दरियाई पानी की बड़ी किल्लत है, तो वो कौन सा पानी है कि जिससे आप चोलिस्तान सैराब करेंगे बगैर नहरों के? जी, ये बहुत दिलचस्प आपने सवाल किया है। हमारे पास जो पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी क्वालिटी भी पीने के काबिल है,
वो हमारे जो बड़े बड़े दरिया हैं उनके नीचे जो रेत है, दरिया के पाट के नीचे जो रेत है उसमें महफूज हुआ पानी है। और वो पानी जो है वो दरिया सतलुज के पाट के नीचे भी है, दरिया सिंध के पाट के नीचे भी है, और ये दोनों चोलिस्तान के करीब हैं दरिया, यानी विद इन 100 किलोमीटर, 100 to 200 किलोमीटर आपकी जितनी भी कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो इन दरियाओं के उस पार्ट के करीब है। और हमने अभी रिसेंटली जो एक स्टडी का जिसका मैंने मेंशन किया है अपने आर्टिकल में भी, हमने इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया एट द बेस्ट साइंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड। उसके साथ मतलब है कि ये कोई सरसरी सी स्टडी नहीं थी, इस पे हमने 6-7 महीने लगाए और बहुत डिटेल में हमने इसकी पूरी साइंस को, इसकी जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हर चीज को हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया। और हमने ये देखा कि जो दरिया सतलुज की रेत है उसके नीचे तकरीबन 34 मिलियन एकड़ फुट पानी इस वक्त जखीरा हुआ है कुदरत की तरफ से। और दरिया सिंध का, या यूं कह लें दरिया पंजनद से लेके तो दरिया सिंध तक जो आपका एरिया बनता है खान बेला तक, वहां पे तकरीबन 110 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो रेत के बीच में इस वक्त कुदरत की तरफ से जखीरा किया हुआ है। और ये वो पानी है कि जब भी सैलाब आते हैं तो ये एक्विफर को रिचार्ज करते हैं, और क्योंकि ये सैंड है इसके बीच में तो सैंड से उसको नेचुरल फिल्ट्रेशन मिलती है उस पानी को। और हमने जब इस पानी की क्वालिटी चेक की तो इसमें हैवी मेटल्स भी कोई नहीं है, ये WHO के और पाकिस्तान के ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। और इस पानी की इतनी ज्यादा मिकदार, यानी 110 मिलियन एकड़ फुट एक तरफ और 34 मिलियन फुट एक तरफ, ये मिला के चोलिस्तान के करीब ये पानी मौजूद है। इसका इन नंबर्स का कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपका तरबेला डैम है वो टोटल 6 मिलियन एकड़ फुट से भी कम रह गया है, और जो ऊपर दिमर बाशा डैम बन रहा है वो तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फुट का है। तो इन नंबर्स को सामने रख के आप देखें कि आपके दरिया सतलुज के नीचे 34 मिलियन एकड़ फुट साफ पानी पड़ा हुआ है, यानी 144 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है जेरे जमीन अवेलेबल है कि जिसे चोलिस्तान तक पहुंचाया जा सकता है। जी, पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसको एक्सेस कैसे किया जाए डॉक्टर साहब? मतलब कि जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये क्योंकि जब हमने इस पानी को एक्सेस करना है तो जाहिर है उस पे हमने उस पानी को निकालना है, उसकी कोई कॉस्ट होगी, आपने एक सिस्टम लगाना है, उसकी भी कॉस्ट होगी, आपको एनर्जी का भी सिस्टम वहां पे लगाना पड़ेगा, आपको कन्वेंस सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो हमने ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की। हमने ये देखा कि इस पानी को निकालने के लिए जो सबसे मौजूद तरीन सिस्टम है, जो इस वक्त पाकिस्तान में तो कहीं नहीं लेकिन दुनिया में बहुत सी जगहों पे लगा हुआ है, उसको कहते हैं रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसमें इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स लगते हैं। अगेन, हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल एक बहुत बड़ा वेल होता है जो दरिया की रेत के नीचे से पानी निकालता है। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि जो आपका नॉर्मल एक इरिगेशन का हाई कैपेसिटी वेल होता है, जिस तरह के स्काप में लगे थे, वो 4-5 क्यूसिक से ज्यादा का वेल जो है वो बड़े से बड़ा वेल भी इससे ज्यादा का नहीं होता। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल है वो 50 क्यूसिक, 25 क्यूसिक, 20 क्यूसिक, 60 क्यूसिक इस लेवल का होता है। तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देखा कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कलेक्शन वेल के जरिए इस पानी को निकालें तो हम इस पानी को निकाल सकते हैं। दूसरी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी को निकालने में, वो ये है कि आप इसमें से कितना पानी निकाल सकते हैं बगैर एनवायरनमेंट को और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाने के। तो उसमें हमने देखा कि सतलुज में से इस वक्त जो सतलुज की कंडीशन है उसमें से तकरीबन 300 से 400 क्यूसिक पानी हम निकाल सकते हैं उसमें से। और जो इंडस वाली साइड है उसमें से हम 1000 से भी ज्यादा क्यूसिक पानी इस वक्त निकाल सकते हैं। 1000 मतलब रोजाना? 1000 से क्या मुराद है? महाना, रोजाना, क्या? ये क्यूसिक का मतलब है कि किस रेट पे आप पानी को पंप करेंगे। क्यूसिक का मतलब है कि 1000 क्यूबिक फुट पर सेकंड आप पानी उसमें से निकाल सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बात हुई, आपने तो बात की अब पानी की क्वांटिटी की मिकदार की, एक और बात है कि पानी की क्वालिटी की। अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो नहर के नीचे के जो पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, सतलज और रावी के पानी की जो क्वालिटी है उसके बारे में भी काफी खौफनाक बातें की हैं डॉक्टर साहब ने। अगर वो नहरी निज़ाम तो अगर नहरी निज़ाम है, मैं बात कर रहा हूँ जो आपका मंसूबा है, जो आपका प्लान है। दूसरी
जानिब जो मौजूदा प्लान है कनाल्स का, उसमें तो जाहिर है कि रावी से पानी लेना है, सतलज से पानी लेना है, और ये वही नहरें हैं जिनमें भारत की तरफ से आलूदा पानी एक तरह से वहाँ पर डाला जाता है, फेंका जाता है। जो भी इसके क्या असरात होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर? मतलब अगर इस पानी से आबपाशी की जाए तो जो फसल उगेगी उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें जो नहर का पानी है, जो कि आप अब इस वक्त नहरों के प्लान में आ रहा है, कता नज़र इससे कि इसके इस वक्त जो सोशल इम्प्लीकेशंस हैं और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो हैं आपके फेडरेटिंग यूनिट्स, उनमें क्या बातचीत चल रही है। एक मिनट के लिए हम वो तमाम चीज़ें भूल के सिर्फ उस नहरी पानी की बात करते हैं और उन नहरों की बात करते हैं, ये एज्यूम करके कि ये नहरें बन गई हैं, पानी आ गया है। सबसे पहली चीज़ है उस पानी की क्वालिटी में यह कि इस वक्त जो आपका रावी और सतलुज है, ये दोनों हम दरिया सिंध ताश मुआहदे के तहत इंडिया को दे चुके हैं। अब इनके बीच में जो पानी आता है वो लिंक कैनाल्स के जरिए आता है, लेकिन जब हमने ये दरिया इंडिया को सिंध ताश मुआहदे में दे दिए तो हमने उसके बदले में 4 गंदे नाले इन दरियाओं के बदले ले लिए, जो कि इंडिया से इस वक्त दुनिया जहान का गंद लेके आते हैं। जो लाहौर के रहने वाले हैं वो उन्होंने अडियारा ड्रेन देखा होगा। अडियारा उनमें से एक ड्रेन है, शाह सलमान ड्रेन है, फजिल्का ड्रेन है और एक कोई और है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये 4 ड्रेन्स हैं, ये सारे के सारे इन दरियाओं में गंदा पानी लेके आते हैं। इस पानी में कंप्लीटली अनट्रीटेड वेस्ट होता है, इसमें हैवी मेटल्स होती हैं, आर्सेनिक होता है, अनट्रीटेड सीवरेज होता है और बहुत ही गंदी क्वालिटी है। ये उस पानी में मिक्स होता है जो कि आपकी लिंक कैनाल से आता है और फिर ये आपके इरिगेशन सिस्टम में जाके तो पूरे फूड चेन का हिस्सा बनता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेज, लिवर की डिजीजेज, मैदे की, पित्ते की, ये सारी जो है साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हो रही हैं। अब अगर आप यही गंदा पानी कॉर्पोरेट फार्मर्स को देते हैं तो उनकी प्रोडक्ट में भी उन हैवी मेटल्स के और उन पोल्यूटर्स के ट्रेसेंट्स जाएंगे और आपकी जो भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी वो इस गंदे पानी से प्रोड्यूस होने की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, ये तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जानते भी हैं हमारे रिवर इंडस भी जो है इतना पोल्यूटेड है और हम सब उसकी वजह उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने स्टडी की सितंबर 2023 में अप्रैल 24 तक, वो आपने जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वालों को जब पेश की तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? जी, जहां तक तो उस स्टडी का उन्होंने दिबाचा लिखा उसके हिसाब से तो उनके अपने वर्ड्स हैं कि जी ये वो सिस्टम है जो कि कैनाल, बैराजेस और डैम्स के ट्रेडिशनल सिस्टम से जल्दी बन सकता है, कम कीमत पे बन सकता है और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बाद से अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरी भी क्या आसाराई है, आप भी इस पे क्या आसाराई कर सकते हैं कि वो इसके बारे में अब क्या सोच रहे हैं। शायद कैनाल्स जो वो बनाने का प्लान है उसके पीछे भी काफ़ी जो है वो फोर्सेस कार फरमा हैं और उन्होंने कहा कि पहले हम कैनाल्स बना लेते हैं, उसके बाद में अगर कैनाल्स ना चली तो ये सिस्टम ले आएंगे। लेकिन मैं ये सारी मेरी क्या आसाराई है इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, ये जो आपने जो स्टडी की जिसको आपने कहा साइंटिफिकली बेस्ड है, पानी ज़ेरे ज़मीन अच्छा है, उसकी कॉस्ट क्या थी? मैं थोड़ा इस लिहाज से भी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा, अब लगता है ग्रीड पाकिस्तान मंसूबा बन रहा है, तो इसमें पैसों का अमल दखल क्या है? देखिए, मैं आपको इसके मोटे मोटे नंबर्स देता हूँ। जो आपका इस वक्त है ना, जिसको हम कहते हैं मेगा वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, मेगा वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में होते हैं जिसमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, पानी की बड़ी मिकदार को। तो मेगा वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स की हमने पूरी एक चैप्टर लिखा इसके ऊपर। इसी स्टडी में हमने ये देखा कि दुनिया में जो मेगा वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो $4 मिलियन फी क्यूसिक है। यानी अगर आप 1 क्यूसिक की कैपेसिटी का सिस्टम लगाते हैं तो उस पर आपकी कॉस्ट $4 मिलियन आती है। अगर मसलन हम इस कॉस्ट को अगर हम देखें तो जो हमने पाकिस्तान में मेगा वाटर ट्रांसफर के प्रोजेक्ट्स किए हैं, नहरें भी बनाई हैं, पाइपलाइंस के भी प्रोजेक्ट किए हैं, तो पाकिस्तान में ये जो कॉस्ट है वो वर्ल्ड एवरेज से थोड़ी ऊपर है। हम 4.8 से $6.2 मिलियन
पर क्यूसिक की कैपेसिटी क्रिएट करते हैं। जबकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट जो हमने प्रपोज किया है ये तकरीबन 3.5 मिलियन डॉलर पर क्यूसिक इसकी कॉस्ट आ रही है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है। और इसमें जो आपके फार्मर्स को पानी मिलता है फी एकड़ फुट, वो इंटरनेशनली जो फार्मर्स पानी ले रहे हैं पर एकड़ फुट कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले, उससे इसकी कॉस्ट जो है वो लोअर साइड के ऊपर है। यानी कैलिफोर्निया का जो एक फार्मर है मसलन, वो 1100 से 2000 डॉलर फी एकड़ फुट पानी खरीदता है। हमारे वाले की कॉस्ट 200 से लेके 250 के दरमियान आती है। यानी हम कैलिफोर्निया से 10 गुना कम कॉस्ट के ऊपर अपने कॉर्पोरेट फार्मर को पानी दे सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बुलाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट के से जो आपको पानी मिलेगा, नंबर 1 के उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, नंबर 2 वो आपको बिल्कुल गारंटीड मिलेगा, आप उसके साथ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और नंबर 3 के उसकी कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से बहुत ही रीजनेबल है। तो इसीलिए ग्रीन पाकिस्तान ने भी अपनी स्टडी में इस बात का, अपने दिबाचे में इस बात का जिक्र किया है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट है। तो ये किसी हिसाब से भी, अभी ये जो आपके कैनाल के मंसूबे हैं फॉर एग्जांपल, हमने इनका भी थोड़ा सा एक तकाबली जायजा लिया, और आपको जो कैनाल से पानी आ रहा है उसका आपको एक क्यूसिक जो है वो तकरीबन 4.5 से 6 मिलियन डॉलर का एक क्यूसिक आपको पड़ता है। क्योंकि जब आप कैनाल बनाते हैं तो उसमें लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है, उसमें कैनाल बनाने की कॉस्ट है, उसमें जो कैनाल की एक्सटर्नैलिटीज है उनकी कॉस्ट है, उसमें कैनाल की इंटरमिटेंसी की कॉस्ट है जो कि दरिया के उतार चढ़ाव से अप और डाउन होती है, उसमें उसकी सीजनल कॉस्ट है कि जी आप कहते हैं ये हमारी कैनाल सिर्फ 6 महीने चलेगी और बाकी 6 महीने नहीं चलेगी। तो ये सारी कॉस्ट जब हमने डाली तो हमने देखा कि कैनाल का प्रोजेक्ट आपको तकरीबन लगभग 6 मिलियन डॉलर पर क्यूसिक पड़ता है, जबकि हमने जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया है रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ वो तकरीबन 3.5 मिलियन डॉलर पर क्यूसिक पड़ता है। लेकिन हमें देखे ना, अच्छा सस्ता पायदार काम हमें नहीं करना, हमें महंगा काम करना है, माहौल को भी तबाह करना है, पॉलिटिकली भी जो डिवाइसिव है हमें वही काम करना है। आपकी बात से तो हमें यही लग रहा है। अच्छा एक सेकंड, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि शायद और मैं जानता हूँ ये स्पेकुलेशन है कि प्लान ये है कि यार चले कनाल बना देते हैं, अगर नहीं चली तो फिर देख लेंगे, उसमें अरबों रुपए लग वो अलग बात है। और जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो अक्सर बंदा देखता है कि यार कहीं और किसी जो मिलते जुलते ज्योग्राफी है वहाँ पर ये ऐसा प्रोजेक्ट बना है, और अगर बना है तो उसका क्या बना है। तो आपने जिक्र किया भारत के राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का, तो वो कितना कामयाब था और क्या वही मिलती जुलती सर्कमस्टेंसेस हैं आपकी नज़र में? देखिए ये तो जो भारत का राजस्थान कैनाल का प्रोजेक्ट है ये तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, इसलिए कि वो कहते हैं जो अक्लमंद है वो दूसरे की गलती से सीखता है। वहाँ पे इंडिया ने गलती की, उन्होंने 1960 में 2 पूरे दरिया मोड़ दिए राजस्थान में कैनाल बना के, लेकिन राजस्थान का डेजर्ट आज भी राजस्थान का डेजर्ट ही है, वहां पे कैनाल्स नहीं चली। कुछ लोग कहते हैं जी राजस्थान बड़ा ग्रीन हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप किसी 100 एकड़ के 200 एकड़ के प्लॉट के बीच में खड़े होकर जिसमें पानी पहुंच गया है उसकी तस्वीरें लगा के आप कहें कि जी राजस्थान बड़ा ग्रीन हो गया, तो वो दुरुस्त नहीं है। हमने सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर पूरे राजस्थान डेजर्ट का जायजा लिया है और उसमें हमने ये देखा है कि सैकड़ों किलोमीटर कैनाल जो है वो रेत के बीच में डेजर्ट ने दोबारा दबा दी है। कैनाल बनी है, उसकी लाइनिंग हुई है, कंक्रीट की लाइनिंग हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। हमने राजस्थान के कैनाल का जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक नदर्न पार्ट है, एक सदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट हमारे करीब आता है और उसमें डेजर्ट ज्यादा है। हमने सदर्न पार्ट का एनालिसिस किया, हमने ये देखा कि जहां पानी की मिकदार पूरी है वो कैनाल कमांड का और डेजर्ट का 1% भी नहीं बनता। जहां पे इन्होंने खेत कूद बना के फसलें ले जाने की कोशिश की है उसका सिर्फ 25% ऐसा है जिसके बीच में पानी तो है लेकिन पानी का डेफिसिट है, और बाकी जो 75% है वो डेजर्ट का डेजर्ट है।
ये हालात है बलूचिस्तान डेजर्ट के। ठीक है tried, tested and failed। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन बहुत ही आपने हमारी मत में इजाफा किया। नई चीजें आई, ये बातें हमारे लोगों को डिस्कस करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, सरकार को भी गौर करना चाहिए। सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हम मसलों पे तो अक्सर बात करते हैं, कभी मसले पे हल पर भी बात की तो अच्छा लगता है। तो नहीं, इट्स रियली एजुकेटिंग।